गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का नया कॉन्सेप्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो कि है रिमलैंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइकमैन। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। स्पाइकमैन ने मैकेंडर की तरह ही सिद्धांत दिया था, लेकिन स्पाइकमैन अमेरिका के थे, इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत में अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। स्पाइकमैन मैकेंडर के हृदयस्थल परिकल्पना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस में हार्टलैंड के स्थान पर दूसरा ही मत प्रस्तुत किया। उन्होंने मैकेंडर के विपरीत समुद्री शक्ति को ही विश्व के भू रणनीतिक अध्ययन का आधार माना। उन्होंने मैकेंडर के सभी पहलुओं का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद यह पाया कि वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर हृदयस्थल एक विशाल जनसंख्या का भरण पोषण करने में असमर्थ रहेगा। सिद्धांत इन्होंने भी भू राजनीति को लेकर ही दिया था, लेकिन ये मैकेंडर की बात से प्रभावित तो थे ही सही, पर इन्होंने मैकेंडर की बात को पूरी तरह से माना नहीं। उन्होंने कहा हृदय स्थल जो है वो, क्योंकि ऊपर बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है और एक सीमित क्षेत्र होने के कारण उसमें संसाधन इतने नहीं है कि वो संपूर्ण क्षेत्र का भरण पोषण कर सके। और उन्होंने कहा कि समुद्री शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, समुद्री शक्ति से भी हम अपने आप को सुरक्षित और अपने विस्तारवादी नीतियों को अपना सकते हैं। इसलिए उन्होंने हृदय स्थल की संकल्पना को एक तरीके से नकार दिया स्पाइकमैन ने। उन्होंने हृदय स्थल के स्थान पर यूरेशिया के तटीय क्षेत्र, जो मैकेंडर के सीमावर्ती अर्धवृत्त से समता रखते थे, को अधिक शक्तिशाली व्यक्त किया। इसमें सामुद्रिक यूरोप, मध्य पूर्व, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इनके शक्तिशाली होने का कारण जनसंख्या, प्रचुर संसाधन तथा सामुद्रिक मार्गों का उपयोग है। इस संपूर्ण क्षेत्र को उन्होंने रिमलैंड के नाम से संबोधित किया। जो मैकेंडर का सीमावर्ती अर्धवृत्त था या इनर क्रिसेंट एरिया था, उसको इन्होंने रिमलैंड का नाम दिया और इन्होंने कहा कि यह क्षेत्र ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और ये हमने देखा ही है पूर्व में, इसी का एक वो था पश्चिमी यूरोप का देश इंग्लैंड, जिसने अपना सामुद्रिक शक्ति के आधार पर ही पूरा साम्राज्य स्थापित किया। चाहे सामुद्रिक शक्ति के आधार पर फ्रांस हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, इन सब ने अपने अपना विस्तार किया था सामुद्रिक शक्ति के बल के आधार पर। अब आप इस मानचित्र में देखें, जो ये लाल कलर से दिया हुआ, ये मैकेंडर का सुझाया हुआ हृदय स्थल था, जो कि ऊपर से बर्फ आच्छादित होने की वजह से अगम्य था। लेकिन स्पाइकमैन ने इसके विपरीत, जो ये नीला क्षेत्र इसमें मानचित्र में दर्शाया गया, उसको रिमलैंड माना और इसको शक्तिशाली माना वनस्पत हृदय स्थल के। स्पाइकमैन के अनुसार हृदय स्थल की अपेक्षा निम्न कारणों से रिमलैंड लाभप्रद स्थिति में माना गया। पहला, प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पर अधिकता है। मैकेंडर के परिधीय स्थल के राज्य हृदय स्थल की अपेक्षा पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है, इसलिए हृदय स्थल की अपेक्षा परिधीय स्थल के आर्थिक विकास की अधिक संभावना है। उन्होंने जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो कृषि हो, खनिज हो, उन सब में इन्होंने परिधि जो क्षेत्र है उसको स्पाइकमैन ने अधिक उपयुक्त माना कि ये आर्थिक विकास यहाँ पर ज़्यादा तेजी से हो सकता है। कृषि संसाधन, कृषि संसाधनों और कृषि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में भी परिधीय स्थल के राज्यों की स्थिति ठीक है। यहाँ अनेक नदी बेसिन, उपजाऊ समतल मैदान और वर्षा तथा सिंचाई की सुविधाएं हैं, जबकि हृदय स्थल को ये सुविधाएं कम ही मिली हैं। क्योंकि ये लंबा क्षेत्र है, यूरोप के पश्चिमी तट से लेके एशिया के पूर्वी तट तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसमें अनेक हमें जलवायु केंद्र देखने को मिलते हैं और समतल उपजाऊ भूमि देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर इस हृदय स्थल के वनस्पत कृषि की भी सुविधाएं अच्छी देखने को मिली। मानव संसाधन, मानव शक्ति के संदर्भ में भी परिधीय स्थल के देश हृदय स्थल से बेहतर स्थिति में है। हृदय स्थल प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण एक विशाल जनसंख्या का निर्वाह करने में असमर्थ हैं, जबकि
रिमलैंड के जो विकसित देश हैं वो विकसित तकनीक के आधार पर पर्याप्त जनसंख्या का निर्वाह कर सकते हैं। ऐसा स्पाइकमैन ने बोला कि मानव संसाधन भी यहाँ पर अधिक हैं, तो ये ज़्यादा श्रम, ज़्यादा शक्ति निर्वाह अच्छे से कर सकते हैं संसाधनों को देखते हुए। और फिर परिवहन संसाधनों के दृष्टिकोण से भी परिधीय स्थलखंड या रिमलैंड के देशों के विकास की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि आंतरिक परिवहन नदी बेसिनों और मैदानों के कारण संभव है तथा समुद्री विमुख होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक परिवहन आसानी से किया जा सकता है। यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि आंतरिक परिवहन का केंद्र बन सकती हैं, और समुद्र से जो इसकी सीमाएं लगी हुई हैं वहाँ से समुद्री मार्गों से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। मैकिंडर के सामने स्पाइकमैन ने भी अपने मत को व्यक्त करते हुए लिखा कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करता है वह यूरेशिया पर शासन करता है, जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के भविष्य को नियंत्रित करता है। मतलब रिमलैंड पे जिसका नियंत्रण होगा वो यूरेशिया, पूरे यूरोप और एशिया पर शासन करेगा, और जो पूरे यूरोप और एशिया पर शासन करेगा वो एक तरीके से पूरे भविष्य जो विश्व का है उस पर नियंत्रण कर सकता है, विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो दूसरी सैन्य शक्तियों के आधार पर हो। उन्होंने यह व्यक्त किया कि रिमलैंड क्षेत्र विश्व संघर्ष का कारण है। इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए यह मत व्यक्त किया कि सदैव स्थल और जलीय शक्तियों में संघर्ष रहा है तथा रिमलैंड के देश और रूस में संघर्ष का मूल कारण रिमलैंड पर अधिकार की चेष्टा है। स्पाइकमैन ने यह भी कहा कि अमेरिका की नीति रिमलैंड पर अधिकार करने की या सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये जो स्पाइकमैन थे ये अमेरिका के थे, तो इनकी जो सारी संकल्पना थी वो अमेरिका को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, और उन्होंने, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत रूस दो धुरी के रूप में उभरे थे, शक्ति के केंद्र के रूप में उभरे थे, तो एक दूसरे को कैसे कंट्रोल में किया जा सके इस पर सारी बात हो रही थी। तो उसे रोकने के लिए स्पाइकमैन ने अपना ये संकल्पना दी। इसका मूल्यांकन देखें तो हम स्पाइकमैन के परिधीय स्थल परिकल्पना का राजनीतिक भौगोलिक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि यह परिकल्पना विशुद्ध रूप से हृदय स्थल के विरुद्ध लिखी गई थी, और इसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली सोवियत संघ के साम्यवाद को रोकने का एक उपाय ही सुझाया गया था। उसके विचारों की सबसे प्रमुख कमी यह है कि रिमलैंड में अनेक देश हैं जो राजनीतिक एवं प्राकृतिक विविधताओं से युक्त हैं तथा ये सभी एक शक्ति के अधिकार में नहीं आ सकते। सोवियत रूस की जो साम्यवादी ताकत थी उसने अपना एक संधि बनाई थी जिसको वार्सो संधि कहा था। उस वार्सो संधि में पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल थे। तो सोवियत रूस अपना आधिपत्य हृदय स्थल के रूप में बनाए रखना चाहता था, लेकिन स्पाइकमैन ने रिमलैंड के मार्फत सोवियत रूस की शक्ति को कम करने के लिए सुझाव दिए थे। अतः यह क्षेत्र शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी प्रमुख कमजोरी यह थी कि क्षेत्र पर दोहरा आक्रमण किया जा सकता है, एक तो हृदय स्थल की ओर से और दूसरा बाहरी शक्तियों द्वारा। जो रिमलैंड था उस पर दो तरफ से शक्ति आक्रमण हो सकते थे। अगर सोवियत रूस मजबूत केंद्र बनना रहता तो वो उत्तर की तरफ से इसमें आक्रमण कर सकता था, और दूसरा समुद्री शक्तियों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा भी इसमें आक्रमण किया जा सकता था। दोनों तरफ से असुरक्षित था। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व शक्ति संपूर्ण रिमलैंड पर अधिकार कर लेती तो वह विश्व पर नियंत्रण अवश्य कर लेती। परिधीय स्थल परिकल्पना की उपयुक्त भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह अमेरिका के हित को ध्यान में रखकर तत्कालीन सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध प्रतिपादित की गई थी, किंतु वर्तमान काल में सोवियत साम्राज्यवाद विभाजित होकर कई राज्यों में बंट गए। जब हम राजनीति भूगोल की बात करते हैं तो राज्य शब्द इसके अंदर देशों से है, तो यहाँ राज्यों में बंट गए, इसके अंदर अलग अलग उसके छोटे छोटे देश हो गए। पूंजीवाद के प्रवेश से वर्तमान रूस में भी संक्रमण की स्थिति है, इसलिए वर्तमान समय में अमेरिका के सामने कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, ऐसा इनके सिद्धांत के द्वारा रिमलैंड की आलोचना की गई थी।
स्पाइकमैन के अनुसार परिधीय स्थल के राज्य कभी भी एक विचारधारा के अंतर्गत नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अमेरिका को बदली हुई आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों में परिधीय स्थल परिकल्पना निम्न कारणों से लाभप्रद है। परिधीय स्थल में खनिज संसाधनों की अधिकता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम की अधिकता है। भारत, चीन आदि में जनसंख्या सघनता के कारण उसको एक व्यापक बाजार मिल जाता है। और परिधीय स्थल के सभी देशों में जैव विविधता है। उनका ये सारे देश एक कंट्रोल में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इसके अंदर विविधता देखने को मिलती है, सामाजिक सांस्कृतिक, कहीं पे धर्म की विभिन्नता, कहीं पे हमें दूसरी सांस्कृतिक इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है, भाषा के आधार पर विविधता देखने को मिलती है, इसलिए वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं आ सकती। इसलिए विमलैंड की थ्योरी को इसलिए भी थोड़ा सा नकारा गया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 2013 में चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें उन्होंने चाइना, मंगोलिया, रशिया का एक कॉरिडोर बनाया। ऐसे ही उसने यूरेशियन देशों को साधने के लिए एक दूसरी रोड बेल्ट बनाई और दक्षिण एशिया, दक्षिण भारत की तरफ में आने के लिए उसने अलग अलग बेल्टें बनाई, जिसके कारण, और ऐसे ही उसने समुद्र में भी समुद्री मार्गों का विकास करने की बात कही। उन्होंने बात की कि ये हम पुराना जो सिल्क रूट है उसको विकसित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य कुछ और था। ये जो कॉरिडोर उन्होंने स्थापित किए थे, इन कॉरिडोरों के मार्फत वो इन देशों के अंदर निवेश करके इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की पावर ग्रिड के अंदर निवेश करके चीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे। चीन में इन रोडों और बेल्टों के माध्यम से व्यापार होता और व्यापार चीन के पक्ष में होता, तो चीन को इससे आर्थिक रूप से सुदृढ़ता और संपन्नता देखने को मिलती। ऐसे ही उसने दक्षिण सागर समुद्र के अंदर छोटे छोटे टापू बनाने शुरू किए हैं। उन टापुओं को बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि उन पर वो अपना सैन्य बेड़ा या सैन्य बेड़े को वहाँ पर स्थापित कर सके, ताकि आसपास के छोटे जो द्वीप हैं उनको उभरने ना दे और उन पे वो कब्जा करके उस रूट पे वो अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। ऐसे ही इस साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने के पीछे चीन का ये भी एक कारण है कि मेजर जो क्रूड ऑयल है वो इसी मार्ग से होकर गुजरता है। चाहे रशिया का क्रूड दूसरे देशों को जा रहा है या पूर्वी या मध्य एशिया से जो पेट्रोल आ रहा है वो इन भिन्न भिन्न देशों को इसी मार्गों से आ रहा है। तो वो इस साउथ चाइना सी में इसलिए भी अपना कंट्रोल करना चाहता है ताकि अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। तो वर्तमान समय में जो रिमलैंड की परिकल्पना है वो अगर चाइना की दृष्टि से देखें तो चाइना उसमें अपने आप को मजबूत स्थिति में रखता हो पा रहा है और विश्व पर वो नियंत्रण करने की कोशिश में है। चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे बाजार हो, वो सब दृष्टि से चाइना इसमें मजबूत स्थिति में होता दिख रहा है। लेकिन समय बदलता रहता है, भविष्य में क्या होगा ये सब चीज़ें हम मैकिंडर के सिद्धांत और रिमलैंड के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो आगे की हमारी व्यू रचना है उसको हम समझ सकते हैं, समझने में हमारा सहायता मिलेगी। मैं जो ये पढ़ाता हूँ उसको आप उसी से ही कंट्रोल में मत रहिए, आप किताबों को कंसल्ट करके अपने नोट्स भी बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।